हेलो, मैं हूं डॉक्टर केशव काय और ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 12th और लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो कि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है और न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में ही होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है, इसलिए उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब न्यूक्लियस हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत की है न्यूक्लियस को। यहां पे मैं स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। इससे पहले के लेक्चर में हमने न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, बायन्यूक्लिएटेड सेल, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल के बारे में बात की थी। उसके साथ ही हमने पेरोक्सिसोम्स, पेरोसोम, ग्लाइकोसिसोम्स भी देखे थे और साइटोस्केलेटन भी लास्ट लेक्चर में ही हमने कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सपोज ये कोई एक सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस यहां पे दिख रहा है। तो मैं इसको बाहर लेके मैग्नीफाई अगर कर दूं तो इस न्यूक्लियस के मतलब पेरिफेरली जो कवरिंग या एनवलप होता है जिसे न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है, ये न्यूक्लियर एनवलप 2 लेयर से बना होता है। तो यहां पे 2 लेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ठीक से सर्कल शायद नहीं होगा मेरे से। ओके, हो गया ऑलमोस्ट। ओके, तो ये न्यूक्लियर एनवलप है। अब जैसे कि दिख रहा है न्यूक्लियर एनवलप यानी कवरिंग जो है न्यूक्लियस की, हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे डिस्क्राइब करते हुए। यहां से हम अंदर की तरफ जाएंगे, क्या क्या मिलता है हमें। तो न्यूक्लियर एनवलप में हमें 2 मेम्ब्रेन्स मिल रहे हैं। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है बच्चों, मैंने कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इस आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यहां पे ऐसे राइबोसोम्स होते हैं और उसमें से कुछ राइबोसोम्स आउटर मेम्ब्रेन पे भी अटैच हो जाते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स राइबोसोम्स होते हैं वहां पे। इनर मेम्ब्रेन जो है, उस इनर मेम्ब्रेन को एक फाइब्रस लैमिना अटैच रहता है जो उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। एक फाइबर का लैमिना मानो एक स्ट्रक्चर है जो अंदर से उसे सपोर्ट दे रहा है। अब 2 जो मेम्ब्रेन है बच्चों, इन 2 मेम्ब्रेन के बीच में यहां पे आपको स्पेस दिख रहा है। ये स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। This 10 to 50 nanometer space between 2 nuclear membrane is called as perinuclear space। इस स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। इसके मतलब को समझ लेते हैं। पेरिस फॉर पेरिफेरल, न्यूक्लियर इज फॉर न्यूक्लियस के। तो ये जो न्यूक्लियस के पेरिफेरली ये स्पेस है, इसलिए इसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 10 से 50 नैनोमीटर का स्पेस होता है। आगे बढ़ते हैं। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, मतलब ऐसा एकदम असं सलग नसतात त्या। तिथे मध्ये मध्ये दोन्ही मेम्ब्रेन ज्या त्या एकमेकांना फ्यूज झालेल्या असतात, अशा एकमेकांना फ्यूज झालेल्या असतात। फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स विथ ईच अदर, 2 मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज होने की वजह से बच्चों क्या बन रहा है, यहाँ पे एक छेद बन रहा है, एक अपर्चर बन रहा है, एक पोर बन रहा है, तिथे एक छिद्र बनता है। इस पोर को, इस अपर्चर को कहा जाता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस का है। और पोर यानी छेद, म्हणजे ओपनिंग, छोटा छिद्र। अब ये जो न्यूक्लियर पोर है बच्चों, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। मतलब यहां पे इस पेरिफेरल एरिया में, सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर होता है, ये जो छेद होता है, this nuclear pore is the point, it is the place through which RNA जो होता है, वो RNA साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता जाता है। साथ में कुछ प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में बनते हैं, उनकी न्यूक्लियस को जरूरत होती है। कुछ चीजें न्यूक्लियस में बनती है, कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस में बनते हैं, वो साइटोप्लाज्म में आते हैं। तो प्रोटीन्स और आरएनए का
प्रोटीन और आरएनए का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में आने जाने का जो रास्ता है, वो रास्ता ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर allows the entry and exit of RNAs and proteins between the cytoplasm and nucleus। अब हम लोग आगे अंदर आते हैं। क्या कहा मैंने? न्यूक्लियर एनवेलप दो मेम्ब्रेन से बना है। बाहर का मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जैसे राइबोसोम होते हैं, वैसे कुछ राइबोसोम बाहर की मेम्ब्रेन पे भी होंगे। अंदर की मेम्ब्रेन को फाइब्रस लैमिना अटैच होता है। उसके दोनों मेम्ब्रेन वो कंटिन्यूअस नहीं है, उनके दोनों के एक दूसरे के फ्यूजन की वजह से वहां पे छोटे छोटे छेद है, ओपनिंग्स है। These openings are called as nuclear pore and nuclear pores are the points of entry and exit of RNAs and proteins। आगे अब मैंने जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर हाथ डाला, मेरे हाथ को कुछ गीला सा चिपचिपा सा मटेरियल चिपक जाएगा। उस गीले चिपचिपे मटेरियल को, उस ग्राउंड सब्सटेंस को कहा जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या उसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म, या उसे कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। कैरियोलिम्फ, तीन नाम लिखे हैं मैंने, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और तीसरा कैरियोलिम्फ। याद रखना कैरियो ये वर्ड जहां भी आए, कैरियन ये वर्ड होता है न्यूक्लियस से रिलेटेड। द वर्ड कैरियन डिफाइंस और द कैरियन जो है वो न्यूक्लियस से सिनोनिमस वर्ड है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो कैरियोलिम्फ यानी न्यूक्लियस के अंदर का पानी। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स ये यहाँ का ग्राउंड सब्सटेंस है। अब इस न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या मिलेगा आपको? तो एक बहुत बड़ा ऐसा डॉट मिलेगा, और ये जो बड़ा सा डॉट है इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है बच्चों? ठीक से समझ लेना, एमसीक्यू यहां पे। न्यूक्लियोलस बनाता है आरएनए। आरएनए के अलग अलग टाइप होते हैं बच्चों, आरएनए के अलग अलग टाइप होते हैं। उसमें से वो सारी बातें आरएनए से रिलेटेड जेनेटिक्स में होंगी। आपसे जेनेटिक्स में वो सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। लेकिन आरआरएनए नया नहीं है, मैं पहले भी आरआरएनए बता चुका हूं आप लोगों को। आरआरएनए क्या होता है? आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। तो राइबोसोम जो होते हैं वो दो कंपोनेंट से, दो चीजों से बनते हैं। उसमें से पहला है आरआरएनए और दूसरे होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन और आरएनए एक साथ आके राइबोसोम बनाते हैं। तो आरआरएनए जो है, जो कि राइबोसोम बनाने वाला है, उस आरआरएनए को कौन बनाएगा? उसको न्यूक्लियोलस बनाएगा। न्यूक्लियोलस से यह आरआरएनए इस न्यूक्लियर पोर से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आया, और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन से मिलके क्या बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। और राइबोसोम किसने देखा था? पैलेट ने देखा था सबसे पहले। तो ये जो राइबोसोम है वो क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन्स। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। तो रेट्रोग्रेड जाते हैं। प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम को कौन बना रहा है? आरआरएनए और प्रोटीन्स। मतलब खुद प्रोटीन से बना है, खुद भी प्रोटीन से बना है, और बना भी प्रोटीन को ही रहा है। उसका फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस है, और उसको बनाने वाले भी प्रोटीन है। तो आरआरएनए और प्रोटीन्स राइबोसोम को बनाते हैं। इस आरआरएनए को कौन बनाता है? तो न्यूक्लियोलस बनाता है। अब बच्चों, जिन सेल्स में सिक्रेटरी एक्टिविटीज ज्यादा होते हैं, सिक्रेटरी एक्टिविटीज मतलब जो सेल कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, कुछ सेल हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो ये अलग अलग एंजाइम्स और हार्मोन जो होते हैं ये प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने होते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। तो जिन सेल्स में सिक्रेटरी एक्टिविटी ज्यादा है, जो बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रेट करते हैं, अब हार्मोन्स और एंजाइम जहां प्रोटीन से बने हैं, तो ऐसे सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करना है तो राइबोसोम ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए। राइबोसोम अगर ज्यादा चाहिए तो आरआरएनए ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए। तो आरआरएनए कौन बना रहा है? न्यूक्लियोलस बना रहा है। तो इसलिए सिक्रेटरी एक्टिविटीज वाले सेल्स में एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन है वो कि द सेल्स इन विच और सेल्स हैविंग सिक्रेटरी एक्टिविटीज हैव लार्जर न्यूक्लियोलाई। जिन सेल्स में सिक्रेशंस के एक्टिविटीज ज्यादा होते हैं
उनमें न्यूक्लियोलस जो है वो ज्यादा होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो बड़ा होता है, बिगर होता है। तो इतनी ही लाइन है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि लॉजिक क्या है उसके पीछे। तो न्यूक्लियोलस आरआरएनए को बनाता है, आरआरएनए से राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम से प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन से ही वो सिक्रेशंस बन रहे हैं, एंजाइम और हार्मोन। तो सिक्रेशन ज्यादा करने हैं तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए, प्रोटीन अगर ज्यादा चाहिए तो राइबोसोम ज्यादा चाहिए, राइबोसोम ज्यादा चाहिए तो आरआरएनए ज्यादा चाहिए, और आरआरएनए ज्यादा चाहिए तो न्यूक्लियोलस ज्यादा चाहिए। अब इसके आसपास ऐसा आपको एक धागा मिलेगा, ऐसा एक धागा मिलेगा जो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला हुआ है। इस धागे को कहते हैं क्रोमैटिन, इस धागे को कहते हैं क्रोमैटिन। और इसी क्रोमैटिन से सेल जब डिवाइड होता है, सेल के डिवीजन के वक्त ये क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। कैसे, तो वो अभी समझाता हूं। लेकिन उस पे जाने से पहले, मतलब क्रोमैटिन और क्रोमोसोम पे जाने से पहले एक बार इसे ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर से रिवाइज करते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। न्यूक्लियस अगर एक है तो सेल यूनिन्यूक्लिएटेड है, दो है तो बायन्यूक्लिएटेड है, कई सारे है तो मल्टीन्यूक्लिएटेड है, और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो नॉन न्यूक्लिएटेड है, जैसे कि आरबीसी और स्यूट्यूब्स। न्यूक्लियस में बाहर से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हमें मिलेगा न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप में आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, इनर मेम्ब्रेन को फाइब्रस लैमिना अटैच होता है। दोनों मेम्ब्रेन जहां फ्यूज होते हैं वहां पे ओपनिंग या छेद होती है, उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर पोर प्रोटीन और आरएनए के आने जाने का रास्ता है। उसके बाद दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। अंदर गए तो अंदर ग्राउंड सब्सटेंस जो है उसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कुछ भी कह सकते हो, लेकिन नाम तीनों याद रखने हैं। देन इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियोलस है और क्रोमैटिन है। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है बच्चों, मतलब न्यूक्लियोलस को खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो इट्स कंटेंट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका जो कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यूअस है, उसका खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता है। काम क्या करता है, आरआरएनए बनाता है। आरआरएनए क्या बनाता है, राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जिन सेल्स में सिक्रेटरी एक्टिविटी ज्यादा है, जिन सेल्स में प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर सिक्रेट किए जाते हैं, उन सेल में न्यूक्लियोलस बड़ा होता है। देन उसके अंदर ये जो धागा दिख रहा है ये क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन क्या होता है, तो बच्चों क्रोमैटिन क्या होता है तो बेसिक से समझ लेते हैं। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। ये सब डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, इन सब चीजों का बेसिक है। तो कैसे, ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए। हमारे यानी इंसानों के एक सेल के अंदर ऑलमोस्ट 2.2 मीटर डीएनए होता है एग्जैक्टली अगर कहा जाए, या फिर आप यू याद रखो कि 2 मीटर के आसपास डीएनए होता है। अब 2 मीटर का डीएनए प्रिसाइजली एग्जैक्ट लेंथ है उसका 2.2 मीटर। तो ये 2.2 या 2 मीटर का जो डीएनए है वो आपको अकोमोडेट करवाना है कुछ माइक्रोन यानी छोटे से सेल के अंदर। तो कैसे करवाओगे, सिंपल सी बात है, उसको आप क्या करोगे, कॉइल करोगे, उसका लेंथ हर तरीके से कम करने की कोशिश करोगे। तो ये जो 2.2 मीटर का डीएनए है ये है। अब इसकी लेंथ कम करनी है तो इसको कॉइल करना पड़ेगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और एसिड्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बेसिस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये पिंक कलर के वो हिस्टोन प्रोटीन्स है जिनके अराउंड ये डीएनए रैप हो रहा है। अब डीएनए रैप हो रहा है तो उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब डीएनए रैप होने के बाद उसकी और खुद के अराउंड कॉइलिंग होते होते ऐसा टेलीफोन वायर जैसी कॉइलिंग होती है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसे कहते हैं क्रोमैटिन, जो आपने अभी मैंने स्लाइड दिखाने से पहले आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखाया है। तो क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन डीएनए है, उस पर कुछ हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं वहां पे। और साथ में इस डीएनए से बनने वाले आरएनए भी इस पे होते हैं, मतलब आरएनए भी होते हैं। तो क्रोमैटिन बना किन चीजों से होता है,
डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से, साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, और उसके साथ कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। ये 4 चीजें उस क्रोमेटिन को बना रही है। यहाँ पे आरएनए दिखाए नहीं गए हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी दिखाए नहीं गए, लेकिन वो होते हैं। तो क्या है इसमें क्रोमेटिन में? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा होता है, सेल जब डिवाइड नहीं होता है, उस वक्त को, सेल के लाइफ के उस फेज को, उस नॉन डिवाइडिंग फेज को इंटरफेज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इंटरफेज। और जब आप किसी सेल के न्यूक्लियस को इंटरफेज में देखोगे, जब आप उसे नॉन डिवाइडिंग स्टेज में देखोगे, तब आपको उसके डीएनए, उसके न्यूक्लियस में ये क्रोमेटिन नाम का धागा ऐसा फैला हुआ मिलेगा। अब जब उस सेल को डिवाइड होना होता है, जब वही सेल एक्चुअली डिवाइडिंग फेज में चला जाता है, तो ये जो क्रोमेटिन है, वो क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस होके एक बॉडी बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोझोम। तो क्रोमोझोम बेसिकली है क्या? बहुत ज्यादा, खूपच जास्त गुंडाळला गेलेला क्रोमॅटिन। मी एक सिंपल से एक्झाम्पल देतो तुम्हाला की क्रोमोझोम आणि क्रोमॅटिन काय. तो आपण दोऱ्याची रील बघतो, दोऱ्याची जी रील असते कपडे शिवताना वापरतात, किंवा आपण पतंग उडवताना जो हे असतो आपला रोल असतो आणि त्याच्या अराउंड आपण तो धागा गुंडाळतो. तर तो रोल घ्या किंवा आपली छोटी रील घ्या ती धाग्याची, दोऱ्याची, तर ती रील म्हणजे क्रोमोझोम आहे मुलांनो, की ज्याच्यामध्ये तो धागा गुंडाळला गेलेला म्हणून ते छोटंसं वाटतं. आणि तोच रीलचा धागा आपण काढून असा सगळीकडे पसरवला तर त्यालाच क्रोमॅटिन म्हणायचं. म्हणजे पसरलेला धागा म्हणजे क्रोमॅटिन आणि एकदम प्रॉपरली गुंडाळून ठेवलेला धागा म्हणजे क्रोमोझोम. म्हणजे त्याचं कॉन्टेंट वेगळं नाहीये, तीच गोष्ट आहे. फक्त एक गुंडाळलेला असेल तर क्रोमोझोम आणि मोकळा असेल तो धागा तर क्रोमॅटिन. आणि क्रोमॅटिन म्हणजे काय तर खूप गुंडाळलेला डीएनए आणि त्याच्यामध्ये हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आणि मध्ये मध्ये आरएनए. ओके, हा बेसिक कन्सेप्ट आहे. सेल जेव्हा डिवाइड होते तेव्हा त्याच्या क्रोमॅटिनचा क्रोमोझोम झालेला असतो, म्हणजे तो गुंडाळला गेलेला असतो. माणसाच्या बॉडीमध्ये हा जो क्रोमॅटिन आहे हा असे 46 बॉडीज बनवतो, 46 क्रोमोझोम बनवतो. नंबर ऑफ क्रोमोझोम व्हॅरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. प्रत्येक स्पीसीज मध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम जो आहे वेगळा असतो. जसं माणसामध्ये 46 आहे, 46 म्हणजे हा जो क्रोमॅटिन आहे तो 46 वेगळ्या वेगळ्या बॉडीज मध्ये 46 वेगळ्या वेगळ्या क्रोमोझोम मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. आणि ते 46 क्रोमोझोम किंवा 46 क्रोमोझोम असणं हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे ह्यूमन स्पीसीजचं. मग आता एका क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर कसं असतं? तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम कैसे होता है? मैंने कहा कि जब सेल, बघा रे मुलांनो, एक ब्रीफ तुम्हाला आयडिया देतो मी. एक मॅच्युअर सेल असेल तर ही मॅच्युअर सेल डिवाइड होते 2 डॉटर सेल मध्ये. आता डॉटर सेल ज्या आहे या डॉटर सेल्स लगेच डिवाइड नाही होणार, त्या अगोदर ग्रो होतील, मॅच्युअर होतील आणि मग मॅच्युअर झाल्यानंतर डिवाइड होतील परत आणखी. तर हा जो पिरियड असतो ज्यावेळेला सेल ग्रो होत असते त्याला म्हणतात इंटरफेज. त्याला काय म्हणतात? इंटरफेज. आणि जेव्हा सेल ऍक्च्युअली डिवाइड होत असते त्याला म्हणतात एम फेज, मायटोटिक फेज, सेल डिव्हिजनची जी फेज असते. तर हा जो वेळ आहे ज्यावेळेला सेल डिवाइड होते त्यावेळेला सेल मधला जो क्रोमॅटिन आहे तो क्रोमॅटिन कॉईल होऊन जो धागा आहे तो त्या रीलच्या आजूबाजूला गुंडाळला जातो, तसा अगदी तो कॉईल होऊन काय बनवेल? इथं क्रोमोझोम बनेल. आणि ज्यावेळेला सेल या ग्रोथ फेज मध्ये असते, इथे असते, इंटरफेज मध्ये असते, तेव्हा त्याचा जर तुम्ही न्यूक्लियस बघितला तर तुम्हाला क्रोमोझोम मिळेल की क्रोमॅटिन मिळेल? तर तेव्हा तुम्हाला त्याच्या न्यूक्लियस मध्ये मिळेल क्रोमॅटिन. म्हणजे सेलच्या इंटरफेज मध्ये सेल जेव्हा डिवाइड होत नसते तेव्हा तो क्रोमॅटिन असतो, पसरलेला धागा असतो. आणि सेलला जेव्हा डिवाइड व्हायचं असतं तेव्हा हा धागा क्रोमोझोम मध्ये कंडेन्स होऊन गेलेला असतो. मग आता एका क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर कसं? तर एका क्रोमोझोम मध्ये 2 सिस्टर क्रोमॅटिड असतात पोरांनो. हा लाल रंगाचा एक सिस्टर क्रोमॅटिड आणि हा निळ्या रंगाचा दुसरा सिस्टर क्रोमॅटिड. म्हणजे 2 सिस्टर क्रोमॅटिड असतात. हा ब्ल्यू वाला एक क्रोमॅटिड आहे, दिस इज 1 क्रोमॅटिड. हे सगळं कशापासून बनलेलं आहे? डीएनए, आरएनए. म्हणजे क्रोमॅटिन कशापासून बनलेला आहे? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन आणि नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आणि तोच गुंडाळला गेला की क्रोमोझोम. तर मग आता हा दुसरा क्रोमॅटिड आहे. ओके.
आता या दोन्ही क्रोमॅटिड एकाच क्रोमोझोम मध्ये असल्यामुळे या दोघांना एकत्रितपणे काय म्हणतात रे, सिस्टर क्रोमॅटिड्स. आता हे दोन्ही क्रोमॅटिड ज्या पॉइंटला अटॅच असतात तिथं जे स्ट्रक्चर असतं, हा पॉइंट जो दोन क्रोमॅटिडला एकमेकांशी अटॅच करतोय त्याला म्हणतात पोरांनो सेंट्रोमेअर. त्याला काय म्हणतात, सेंट्रोमेअर. आणि सेंट्रोमेअरच्या दोन्ही बाजूकडनं तुम्हाला असं डिस्क सारखं स्ट्रक्चर दिसेल पोरांनो, डिस्क सारखं. ह्या ज्या डिस्क आहेत त्या डिस्कला म्हणायचं कायनेटोकोर. म्हणजे परत एकदा बघा, हा एक क्रोमॅटिड, इथं काय असणार आहे, सेंट्रोमेअर. ते सेंट्रोमेअरलाच लागून कोण असणार आहे, दुसरा क्रोमॅटिड. या सेंट्रोमेअरच्या या बाजूला आणि या बाजूला हे जे डिस्क लाईक स्ट्रक्चर आहे, दिस इज कायनेटोकोर. मग आता प्रत्येक ह्या क्रोमॅटिडचा, सपोज आता रेड कलरचा एक क्रोमॅटिड कन्सिडर करतो मी, त्या क्रोमॅटिडच्या सेंट्रोमेअरच्या वरच्या पार्टला एक आर्म असं म्हटलं जातं आणि खालच्या पार्ट दुसरा आर्म असं म्हटलं जातं. सेंट्रोमेअरच्या वरच्या पार्टला एक आर्म असं म्हटलं जातं आणि खालच्या पार्टला एक आर्म असं म्हटलं जातं. म्हणजे प्रत्येक क्रोमॅटिड मध्ये हे दोन दोन आर्म असतात. इथे एक आर्म आहे, इथे एक आर्म आहे, इथे एक आर्म आहे, इथे एक आर्म आहे. म्हणजे हे रेड वाला एक क्रोमॅटिड, त्याच्यामध्ये दोन आर्म, ब्ल्यू वाला दुसरा क्रोमॅटिड, त्याच्यामध्ये दुसरा आर्म. आता डिपेंडिंग ऑन द पोझिशन ऑफ सेंट्रोमेअर, सेंट्रोमेअरची पोझिशन काय असेल त्याच्यावर बेस्ड. तर आता हे जे सेंट्रोमेअर आहे पोरांनो, या सेंट्रोमेअरच्या पोझिशन वरनं, ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन ऑफ सेंट्रोमेअर, क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. उनके 4 टाइप्स होते हैं. पहला जो टाइप है उसमें सेंट्रोमेयर एग्जैक्टली मिडल में होता है, एग्जैक्टली मिडल में. और मिडल में होने की वजह से हर क्रोमैटिड का एक आर्म दूसरे आर्म से इक्वल होता है लेंथ में. व्हेन 2 आर्म्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स आर एग्जैक्टली इक्वल और आर ऑफ सेम लेंथ, व्हेन दे आर ऑफ सेम लेंथ, या यू कहो कि जब सेंट्रोमेयर एग्जैक्टली मिडल में, एग्जैक्टली सेंटर में सिचुएटेड है, ये आर्म और ये आर्म या ये आर्म और ये आर्म इक्वल होते हैं, उस टाइप के क्रोमोसोम को कहा जाता है बच्चों मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक. दूसरा, अब ये सेंट्रोमेयर जरा सा ऊपर या नीचे की तरफ झुक जाए, मतलब एग्जैक्टली मिडल में नहीं है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट है, मिडल से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे है, तो उस वक्त क्या होता है, सपोज ये एक सिस्टर क्रोमैटिड का ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है. सपोज ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है. ये एक सिस्टर क्रोमैटिड हुआ बच्चों. मैं रिपीटेडली क्यों कह रहा हूं पता है आपको, क्योंकि ये आपको अभी समझना है. ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है. 12th के बच्चों से पूछ लेना कि क्रोमैटिड क्या होता है, आर्म क्या होता है. ये काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है बच्चों. 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए ठीक से समझ लेना कि क्रोमैटिड क्या है और आर्म क्या है. एक क्रोमैटिड में 2 आर्म है, तो अब ये एक आर्म और ये एक आर्म, ये पूरा एक क्रोमैटिड हुआ. यहां पे सेंट्रोमेयर है जो कि अब मिडल में नहीं है, और ये दूसरा क्रोमैटिड है जिसका ये ऊपर वाला छोटा आर्म है और ये बड़ा आर्म है. जब व्हेन सेंट्रोमेयर इज नॉट सिचुएटेड एट द सेंटर और एट द मिड पॉइंट and one arm is slightly longer than the other arm of same chromatid, then it is called as submetacentric chromosome. उस क्रोमोसोम को सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है. ये क्या है यहाँ पे, ये है सेंट्रोमेयर. तो सेंट्रोमेयर मिडल में नहीं है. जब मिडल में होता है तो दोनों आर्म इक्वल होते हैं, उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं. जब मिडल से थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाए तो एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा होता है, उसे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है. और यहां पे अब इसमें एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा, यहां पे एक एमसीक्यू बनता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, और एमसीक्यू काफी कॉमन है कि जो छोटा आर्म है उसे क्या कहते हैं और जो बड़ा आर्म है उसे क्या कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड का. तो जो छोटा आर्म है बच्चों उसे कहते हैं पी आर्म
और जो बड़ा आर्म होता है उसे क्यू आर्म कहा जाता है। द स्मॉलर और शॉर्टर आर्म इज अ पी एंड लॉन्गर आर्म इज क्यू। अब ए बी क्यों नहीं कहा या एक्स वाई क्यों नहीं कहा, पी ही क्यों कहा? क्योंकि पी से होता है पेटीट, पी का मतलब होता है पेटीट, और पेटीट इस वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। कौन सी लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज में। इन फ्रेंच द वर्ड पेटीट मीन स्मॉल, तो पेटीट इज पेटीट से लिया गया पी, पी आर्म मतलब शॉर्ट आर्म। क्यू का क्या मतलब होता है? क्यू का कुछ मतलब नहीं होता है, पी के बाद क्यू आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए इसे क्यू आर्म कहा जाता है, जो कि लॉन्गर आर्म है। लॉन्गर आर्म, ये पॉइंट एमसीक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। शॉर्टर आर्म इज पी और लॉन्गर आर्म इज क्यू आर्म। आगे बढ़ते हैं, फिर से बता दे रहा हूं, इसके इस साइड से एक डिस्क रहेगा, इस साइड से एक डिस्क रहेगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं बच्चों सेल डिवीजन के वक्त। सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम का भी बंटवारा होता है, क्रोमोसोम भी आधा आधा एक सेल में, आधा एक सेल में जाता है, मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल में चला जाता है, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे सेल में चला जाता है। इस बंटवारे के दौरान जो स्पिंडल फाइबर, मैंने कई बार बताया आप लोगों को, उस स्पिंडल फाइबर एक काइनेटोकोर से ऊपर का स्पिंडल फाइबर अटैच होता है और दूसरे काइनेटोकोर से नीचे का स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। अब एक बार रब कर लेता हूं। तीसरा टाइप है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक, एक्रो का मतलब होता है एंड, तो इस टाइप के क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेयर है बच्चों, वो एक एंड के नजदीक होता है, मतलब उसके एंड के नजदीक चला जाता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या है? वो मिडल से थोड़ा सा अवे है, मिड पॉइंट से। यहां पे वो एंड के नजदीक है। सेंट्रोमेयर जो है वो एंड के नजदीक है, एक्रो इज फॉर एंड, तो इसलिए इसे एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। इसमें एक आर्म बहुत छोटा और एक आर्म बहुत लंबा हो जाता है। नाउ इसके बाद जो है लास्ट टाइप है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमेयर डायरेक्टली एंड पे होता है। अब टीलोसेंट्रिक का डायग्राम एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि अगर ये सेंट्रोमेयर है तो यहां से ऐसे कुछ इस तरह से डायग्राम होना चाहिए था कि एंड पे सेंट्रोमेयर है, लेकिन एनसीईआरटी में टीलोसेंट्रिक का डायग्राम भी ऑलमोस्ट एक्रोसेंट्रिक जैसा ही दिया है, तो आपको वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में दिया है। तो ये याद नहीं करना है आपको, लॉजिकली या कंसेप्चुअली यही सही है कि यहां पे ये अगर सेंट्रोमेयर है तो ये दोनों, मतलब कुछ इस तरह से डायग्राम होना चाहिए था कि सेंट्रोमेयर एंड पे है, तो लेकिन वो दिया गया है ऐसे कि ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा यहाँ पे सेंट्रोमेयर, मतलब ऑलमोस्ट तो वो एक्रोसेंट्रिक जैसा डायग्राम दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में उन्होंने साफ लाइन कही हुई है कि सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ सेंट्रोमेयर। कुछ कॉन्सेप्ट जो है उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन वो एनसीईआरटी में दिए है, इसलिए वो आपको वैसे ही याद रखने, क्योंकि जो रेफरेंसेस है नीट के वो सारे एनसीईआरटी से लिए जाते हैं, तो आपको एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट फिर से रिवाइज कर रहा हूं। ये एक आर्म है, ये एक आर्म है और ये पूरा सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दूसरा आर्म है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है, ये उसका एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, दूसरा आर्म है, बीच में ये सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर को बच्चों प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है, याद रखना, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसके दोनों साइड से होता है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। अब बात यहां पे आती है कि क्रोमोसोम को क्रोमोसोमी क्यों कहा गया, मतलब नाम क्रोमोसोम कहां से आया? तो क्रोमा इस वर्ड का मतलब होता है कलर, और सोमा यानी बॉडी, तो क्रोमा यानी कलर, सोमा यानी बॉडी। तो क्रोमोसोम्स ऐसे बॉडीज थे जो जब पहली बार देखे गए तब उनको कलर करके देखना पड़ा था, स्टेन करके देखना पड़ा था, तो स्टेन करके देखे गए थे, इसलिए उनको क्रोमोसोम्स कहा गया। क्रोमा यानी कलर, सोमा यानी बॉडी। अब इस क्रोमोसोम पे ये जो सेंट्रोमेयर, इसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं
कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें एक कुछ फिक्स पॉइंट पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होते हैं। और ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं ये नॉन स्टेनिंग होते हैं, मतलब इनको कलर नहीं किया जा सकता। These non-staining secondary constrictions located at definite points on particular chromosome is called as satellite. इसे कहते हैं सैटेलाइट। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है खत्म। अगला टॉपिक क्या होगा ये देखने के लिए देखिए कल का लेक्चर। यहीं पे रुकते हैं। जिनको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स चाहिए वे लोग मुझे 7972312550 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो डाउट्स है वो डाउट भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके आपके सॉल्व किए जाएंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। तो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।